हेलो क्लास। क्लास हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट ब्लड सेल्स के बारे में। हमने प्लाज्मा पढ़ा था, फिर हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया था ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने आरबीसी पढ़े, डब्ल्यूबीसी में ए ग्रैन्युलोसाइट्स और सभी के टाइप्स विद देयर फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेटलेट्स। उसके बाद में ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ब्लड के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लेटलेट्स क्या हैं। यहाँ पर आपको विद इमेज दिख रहा होगा, इमेज भी शो हो रही है। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। जैसे आरबीसी का अपना फंक्शन है। आरबीसी क्या कर रहा था, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा था, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन को एक जगह से ले कर के टिश्यूज़ तक ले जाना, फिर टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके आरबीसी फिर से लंग्स तक लाती हैं। तो ये जो फंक्शन होता है वो होता है आरबीसीज़ का। इसी तरह अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, तो डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करने में पहली चीज़ तो हेल्प करेंगी। दूसरी चीज़ है कि वो सोल्जर सेल्स कहलाती हैं। उनका दूसरा नाम सोल्जर सेल्स उनका निकनेम है, क्योंकि वो एज अ गार्ड, एज अ सोल्जर हमारी रक्षा करती हैं बाहर के किसी भी पैथोजन से, ठीक है। तो ये हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट क्या करेंगी, ये ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करेंगी। यानी जब भी कहीं कट लग जाए, कहीं ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप देखते हैं कि नॉर्मली जब कट लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद आपने देखा कि वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। भले ही आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर भी वो रुक जाती है। रीज़न इसका क्या है, इसका रीज़न यही है कि नॉर्मली कट लगने के बाद में ये होता है कि सारे प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा हो करके वो एक टेम्पररी प्लग पहले बनाएंगे। सबसे पहले वो टेम्पररी प्लग बनाएंगे, फिर इसमें फाइब्रस टिश्यूज़ का डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से जो प्लग है वो परमानेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट पूरी तरीके से बन जाता है, तो क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये एक जो मैकेनिज़्म है ब्लीडिंग को स्टॉप करने का, वो प्लेटलेट्स के थ्रू होता है। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग जब आपको कट लगता है, जब आपके शरीर से ब्लड निकलना चालू होता है, सिर्फ वही एक डैमेज है जिसको प्लेटलेट्स जो है रोकती हैं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में नॉर्मली भी हर समय ढेर सारे टिश्यूज़ टूटते रहते हैं, उनकी जगह नए नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। तो ये कोई तब ऐसा नहीं है कि जब कट लगेगा या पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, कि जब कोई डिज़ीज़ होगी चोट लगेगी, नहीं। नॉर्मली भी हमारे बॉडी में लाखों सेल्स बनते बिगड़ते रहते हैं हर टाइम। तो उसका फॉर्मेशन, जो उसको रोकना, उसके लिए क्लॉट का फॉर्मेशन करवाना, ये भी प्लेटलेट्स का ही फंक्शन होता है। तो प्लेटलेट्स बेसिकली इस तरीके से फंक्शन करवाते हैं। अब स्ट्रक्चरली की बात करें, स्ट्रक्चर का बात करें कि प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, तो फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया। फंक्शंस में स्ट्रक्चर में जब आप प्लेटलेट्स को देखेंगे तो ये स्मॉल होंगी इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूबीसी, तो एटलीस्ट ये स्मॉल ही होंगी, ठीक है, स्मॉल होंगी। इनमें न्यूक्लियस
का जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल्स के फ्रैगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, यानी पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करेगा। प्लेटलेट्स एसेंशियल होते हैं क्लॉटिंग के लिए, इनके बिना जो है क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और जब भी ब्लड वेसल में कोई इंजरी होगी तो प्लेटलेट एग्रीगेट करके वहाँ पर चिपक जाएंगे, जिससे कि क्लॉट आसानी से बन जाएगा। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी हैं। तो ये था ऑल अबाउट प्लेटलेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में। जो ब्लड है आपका वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ब्लड के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ट्रांसपोर्टेशन किसका कराएगा? ब्लड ट्रांसपोर्ट कराएगा ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक लेके जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से टिश्यूज़ से लंग्स तक लेकर के आएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ये लंग्स तक फिर से लाएगा, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू से वो आरबीसीज़ के थ्रू वहाँ तक आ सके, और आराम से आप जब एक्सहेल करेंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल सकें। तो ये यहाँ पर हेल्प करेगा। बात करें अगर और क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मल्टीपल सेवरल न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन ये करवाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला फंक्शन विच इज़ रेगुलेशन। तो ये बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट करता है हमारा ब्लड, जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, और ये पीएच टेम्परेचर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। विदाउट दिस द होम्योस्टैसिस इज़ नॉट स्टेबल। तो यहाँ पर हम अगर किसी के बॉडी की समस्थैतिकता को बनाए रखना है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए ब्लड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन भी करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो WBCs प्रेजेंट हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। बॉडी में जो इन्फेक्शन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में लड़ने से हेल्प करती हैं। जो कैंसरस सेल बनती रहती हैं उनसे भी ये फ़ाइट करता है। इवन अगर बाहर से कोई पैथोजन आता है तो उससे भी ये फ़ाइट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, प्रोटेक्शन भी करेगा, रेगुलेशन भी करेगा एंड ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा। बात करें गैसियस एक्सचेंज की, तो गैसियस एक्सचेंज में रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड जो है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से टिश्यूज़ तक ले जाना लाना, ये तो ठीक है, लेकिन एक्सचेंज में भी हेल्प कराएगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है वो बहुत ही पतली होती है, और वो पतली इसीलिए बनाई गई है ताकि आराम से जो ऑक्सीजन है वो उस एंडोथेलियम को पार करके टिश्यूज़ तक जा सके, और टिश्यूज़ से वापस फिर से आ सके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन को भी फैसिलिटेट ये करता है और गैसेस एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट करता है।
न्यूट्रिएंट डिलीवरी, टिश्यूज़ को ब्लड की थ्रू जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता है, क्योंकि टिश्यूज़ को चाहिए न्यूट्रिशन फॉर मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन इनके लिए, बट ये उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप जब खाना खाते हैं तो वो टिश्यूज़ के पास तो पहुंच नहीं पाएगा। नॉर्मली अगर हमारे पैर के, हाथ के, ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, न्यूट्रिशन सबको चाहिए, बट आप खाना तो पेट में ही जाएगा ना आपके, तो वहाँ से उस चीज़ को अब्जॉर्ब करेगा ब्लड और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज़ गेटिंग न्यूट्रिएंट बाय द ब्लड। तो ये भी इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्लड का कि वो न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करता है। उसके बाद में बात करें हार्मोन ट्रांसपोर्ट, तो हार्मोन, एंजाइम, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सब कुछ कंटेन करके रखता है ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें किसके पास होती हैं? ब्लड के पास ही होती हैं। बॉडी में आपके प्रोटीन कितना कहाँ पर जाना, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, हर एक चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज़ को कंटेन करके ब्लड रखता है। तो यहाँ पर सिर्फ हार्मोन लिखा गया है, बट आपको समझना है कि ओनली हार्मोन नहीं, हार्मोन और एंजाइम्स, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो ब्लड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, वेरी रेस्पॉन्सिबल, इट परफॉर्म्स मल्टीपल सेवरल फंक्शंस। तो ब्लड क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, बट इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप ऑडियो वीडियो कॉल पर डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फीस 25,000 है। If you are interested in this course, you can call us our numbers given on the screen. Okay? तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा अभी आपने पढ़ा कि टोटल ब्लड का 45% सेल्स होते हैं, 55% टोटल ब्लड का प्लाज्मा कंटेन करके रखता है। तो वो जो प्लाज्मा है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है? तो उसमें 90% तो हमारा वाटर है, 10% में बाकी के सॉलिड्स आते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंटीजन, एंटीबॉडीज़ हैं, है ना, अदर सब्सटेंसेस हैं। बट उस 10% में भी मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन को इसलिए अलग से हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्लाज्मा प्रोटीन कोई एक प्रोटीन नहीं है जिसका नाम मैं आपको बता सकूँ, नहीं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड प्रपोर्शन को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये करते क्या हैं?
पहली चीज़ तो ये ब्लड की ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर 3 प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 प्रोटीन्स मेनली। उस 3 प्रोटीन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है एल्बुमिन प्रोटीन, और वो जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग में भी हेल्प करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन को 3 पार्ट्स में जो है डिफ़ाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है। इमेज में जो प्लाज्मा है इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद का अमाउंट आपको दिखाया जा रहा है। तो इस पूरे प्लाज्मा में कितना पोर्शन किस प्रोटीन का होता है ये यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो येलो पार्ट जो है वो एल्बुमिन को डिक्टेट कर रहा है कि एल्बुमिन का अमाउंट आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ग्रीन कलर ग्लोबुलिन को शो करता है, और उसके बाद नीचे का जो पोर्शन है वो फिब्रिनोजन को शो करता है, और थोड़े से अदर प्रोटीन्स भी होते हैं। इन 3 प्रोटीन्स के अलावा अदर प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे CRP है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी कुछ होता है। प्रोटीन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कराते हैं। तो इस तरीके के हम लोग को एक एक प्रोटीन पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 3.525 ग्राम पर DL, यानी 3.5 से 5 ग्राम पर DL पाया जाता है। 1 डेसीलीटर ब्लड में 3.5 से 5 ग्राम होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बाकी के प्रोटीन्स के कंपैरिजन में। फिर अगर बात करें फंक्शन की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड की ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ये ब्लड के फ्लूइड के लीकेज को भी रोकते हैं। ठीक है, कि ब्लड लीक होकर के इंटरस्टिशियल टिश्यू में ना चला जाए, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको कैरी करने का काम करते हैं, जैसे फैटी एसिड हुए, हार्मोन हैं, ड्रग्स हैं, बिलिरुबिन को भी कैरी करता है। तो मल्टीपल चीज़ों को ये कैरी करने का भी काम करता है। ये पीएच को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए जो ब्लड है हमारा वो एक एज अ बफर काम करता है। तो ये पीएच को मेंटेन डायरेक्टली नहीं करता है, लेकिन ये H+ आयन को बाइंड करने का काम करता है। तो जब भी ये हाइड्रोजन आयन्स को बाइंड करेगा तो एज अ बफर बना रहेगा ब्लड का। तो ब्लड जब एज अ बफर बना रहेगा तो पीएच उसका मेंटेन रहेगा। तो ये फंक्शन है हमारा एल्बुमिन प्रोटीन का। नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना है फिब्रिनोजन। अब देखिए ये सारी चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट है। जब हम सेल और टिश्यू पढ़ते हैं तो हमारे लिए, क्योंकि सेल्स कई टाइप के ब्लड में भी प्रेजेंट है, तो सेल टिश्यू पढ़ने के बाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्लड भी पढ़ें, उसके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानें। फिब्रिनोजन क्या है? इसका अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, 200 to 400 mg पर DL होता है। ठीक है, फिब्रिनोजन का मेन फंक्शन होता है क्लॉट को फॉर्मेट करने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको प्लेटलेट्स के फंक्शन बताए थे, तो प्लेटलेट्स इकट्ठा होंगी तो एक टेम्पररी क्लॉट बनाएंगी, सिर्फ एक टेम्पररी क्लॉट। लेकिन जब उसके ऊपर फिब्रिन के थ्रेड्स जा कर के बाइंड हो जाएंगे तो वो क्लॉट परमानेंट हो जाएगा, तब वो क्लॉट क्या है, परमानेंटली बन जाएगा और ब्लीडिंग को रोकेगा। तो ये फिब्रिनोजन प्रोटीन ही एज अ क्लॉटिंग फैक्टर एक्ट करेगी, ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में।
क्लॉट के स्ट्रक्चरल बेसिस को बनाने के लिए, ठीक है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा, वुंड की हीलिंग भी करवाएगा। इस तरीके से जो आपका फिब्रिनोजन प्रोटीन है वो हेल्प करता है। आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू याद रखनी होगी, 200 to 400 mg पर DL ये पाया जाता है ब्लड में। ग्लोबुलिन की बात करें हम, ग्लोबुलिन प्रोटीन और भी ज़्यादा कम होता है तीनों के कंपैरिजन में। हाँ, ग्लोबुलिन का जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल अमाउंट होता है, वो होता है 2.0 to 3.5 ग्राम पर DL। ग्लोबुलिन वैसे तो ग्लोबुलिन प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं हमारे, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। जिसमें से जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एंटीबॉडीज़, जिनको गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं एंटीबॉडीज़ को, IgG, IgA, IgM, IgE एंड D, तो 5 टाइप की गामा ग्लोबुलिन जो है वो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही बनती हैं, ठीक है। इसी वजह से उसको गामा ग्लोबुलिन बोला जाता है। बात करें एक एक के बारे में, तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन होता है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह से एक्ट करता है। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ये टिश्यूज़ को एंजाइमेटिक डैमेज से बचाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.1 to 0.3 ग्राम पर DL होता है। ये अल्फ़ा ग्लोबुलिन की बात है। दूसरा है अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, क्योंकि हमारे जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन है वो भी 2 टाइप में बांटे गए हैं, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। जो अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन होता है वो हेप्टोग्लोबुलिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है, ठीक है। और वो सेरुलोप्लाज्मिन के तरह एक्ट करता है, यानी एक कैरियर होता है कॉपर के लिए। ये कॉपर को कैरी करने के लिए भी हेल्प करता है नॉर्मली। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट करता है आयरन का एंड लिपिड का। बीटा ट्रांसफेरिन के फॉर्म में ये आयरन का ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि जो ट्रांसफेरिन होता है वो आयरन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा में, तो वो एक बीटा ग्लोबुलिन होता है। लिपिड का ट्रांसपोर्ट भी बीटा ग्लोबुलिन करता है, जिसका नाम है बीटा लाइपोप्रोटीन्स। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी बनाते हैं, जैसे जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इम्यून एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनते हैं, तो वो इम्यून डिफेंस मैकेनिज़्म को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बीटा ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेंज होता है 0.7 से लेकर के 1.1 ग्राम पर DL, ठीक है। तो ये हुआ हमारे अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स के बारे में। उसके बाद में हम लोग जानेंगे गामा ग्लोबुलिन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो गामा ग्लोबुलिन होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी प्लाज्मा सेल्स को, ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए उसको जनरेट करेंगी। गामा ग्लोबुलिन्स के 5 टाइप्स होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ओके, तो गामा ग्लोबुलिन में मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के ये गामा ग्लोबुलिन बनते हैं, जो कि किसी भी पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी ये किसी भी पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे पैरासाइट हो, कोई भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा, इसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू गामा ग्लोबुलिन की होती है 0.7 से लेकर के 1.8 ग्राम पर DL, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन। नॉर्मली जो मेन आपके टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं वो 3 ही होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन। इसके अलावा जो भी ये प्रोटीन्स मैं आपको बता रही हूँ, सीआरपी है, ट्रांसफेरिन है, हेप्टोग्लोबुलिन है, ये सभी गामा ग्लोबुलिन बहुत ही लेस अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मेन प्रोटीन्स के टाइप्स में हम कंसीडर नहीं करते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन को सीआरपी बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका नॉर्मल वैल्यू 1 mg/dl से भी कम होता है। इसका जो फंक्शन है वो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना है, यानी जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ दिखेगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाएगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हमेशा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में बढ़ती हैं। तो ये रहा ऑल अबाउट सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं जैसे C1, C2, C3, C4 इस तरीके के होते हैं, और ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनके साथ बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बाइंड करते हैं अदर कॉम्प्लेक्सेस से और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ने में ये भी हेल्प करते हैं। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है 0.9 to 1.8 ग्राम/dl। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इसके फंक्शन क्या है, इम्यून रिस्पांस को एड करना, इन्हांस करना, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो पैथोजन के डिस्ट्रक्शंस के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है, इन सभी फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्रोटीन है वो है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन रेस्पॉन्सिबल होती है आयरन को बाइंड करने के लिए और उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज 200 to 360 mg/dl होता है। बात करें अगली प्रोटीन होती है हेप्टोग्लोबुलिन, जो इसका नॉर्मल रेंज 30 to 200 mg/dl होता है। ये भी हीमोग्लोबिन, जो फ्री हीमोग्लोबिन है उसको बाइंड करती है, और रेड ब्लड सेल्स का जब भी डिस्ट्रक्शन होगा हीमोग्लोबिन निकलेगा, इसको बाइंड करके ये बोन मैरो तक पहुंचाएगा और किडनी के डैमेज को रोकेगा। ठीक है, बात करें लास्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है सेरुलोप्लाज्मिन। इसका नॉर्मल रेंज 20 to 40 mg/dl होता है। काम इसका होता है कॉपर को ट्रांसपोर्ट करवाना। इसका नाम सेरुलोप्लाज्मिन भी इसी वजह से रखा गया है, कॉपर को ये टोटली जो है ट्रांसपोर्ट करेगी, बट इसका थोड़ा बहुत रोल आयरन के मेटाबॉलिज्म में भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स को पढ़ा है आज की क्लास में, और प्लेटलेट्स के बारे में जाना। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।